सुबह होती है। हिमालय की चोटियों पर सूरज की पहली किरण गिरती है, लेकिन जैसे ही यह किरण नीचे जमीन को छूती है, दो पूरी तरह से अलग हकीकतें जाग उठती हैं। यह कहानी 15 साल के दो लड़कों की है, चीन के वेई और भारत के आर्यन। दोनों की आंखों में आसमान छूने वाले सपने हैं, लेकिन जिस जमीन पर वे खड़े हैं, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। पिछले कुछ दशकों में चीन ने अपने स्कूलों को और एक सटीक मशीन में बदल दिया है। दूसरी ओर भारत के स्कूल आज भी अपनी बुनियादी ईंटें बचाने और अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आइए उनके एक दिन के माध्यम से इस विशाल खाई को देखें। सुबह की शुरुआत और सफर चीन में सुबह के 6:30 बज रहे हैं। हैनान प्रांत के एक विशाल बोर्डिंग स्कूल में सायरन बजता है। यह किसी फैक्ट्री का सायरन नहीं, बल्कि वेई के हॉस्टल का अलार्म है। वेई अपनी आंखें खोलता है। वह अपने घर से मीलों दूर एक 6 मंजिला चमकती हुई इमारत में है। उसका बिस्तर करीने से लगा है। कमरा साफ है। उसके पास तैयार होने के लिए सिर्फ 15 मिनट हैं। वह अपनी ट्रैक सूट वाली यूनिफॉर्म पहनकर नीचे आता है। बाहर का नज़ारा किसी कॉलेज जैसा है। विशाल परिसर, खेल के मैदान। यहाँ सब कुछ घड़ी की सुई पर चलता है। वह जानता है कि अगर वह 6:45 पर लाइन में नहीं लगा तो उसका दिन खराब हो जाएगा। यहाँ अनुशासन कोई विकल्प नहीं, बल्कि एक शर्त है। दूसरी ओर भारत के बिहार के एक छोटे से कस्बे में आर्यन अपने घर के आंगन में नीम के पेड़ के नीचे दातुन कर रहा है। कल रात से ही बिजली गुल है। उसकी शर्ट खूंटी पर टंगी है, जिस पर इस्त्री नहीं हो पाई। आर्यन का स्कूल 5 किलोमीटर दूर है। रसोई से धुएं के बीच उसकी माँ आवाज लगाती है, जल्दी खा ले बेटा, वैन निकल जाएगी। आर्यन जल्दी जल्दी रोटी निगलता है। उसके दिमाग में पढ़ाई की नहीं, बल्कि रास्ते की चिंता है। आज स्कूल वैन आएगी या नहीं, या उसे कीचड़ भरे रास्ते पर साइकिल घसीटनी पड़ेगी। जब अपनी क्लास की तरफ बढ़ता है तो ऐसा लगता है जैसे वह किसी हाईटेक ऑफिस में जा रहा हो। 5 मंजिला इमारत, हीटर, एयर कंडीशनर और हर क्लासरूम में स्मार्ट बोर्ड। लाइब्रेरी में हजारों किताबें हैं और कंप्यूटर लैब में धूल का एक कण भी नहीं है। चीन सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि चाहे बीजिंग हो या कोई दूर दराज का गांव, स्कूल का ढांचा, स्टैंडर्ड एक जैसा होना चाहिए। वेई को कभी यह चिंता नहीं होती कि पंखा चलेगा या नहीं। वह सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करता है। सुविधाएं इतनी सहज हैं कि वे अदृश्य हो गई हैं। वहीं आर्यन जब स्कूल पहुंचता है तो गेट का रंग उखड़ा हुआ दिखता है और दीवारें टूटी हुई हैं। क्लास में घुसते ही उसे एक टेढ़ा पंखा दिखता है जो मर मर कर चल रहा है। अक्सर बिजली नहीं होती, इसलिए पसीने में लथपथ होकर उसे गणित के सवाल हल करने पड़ते हैं। साइंस लैब में उपकरण नहीं हैं। आर्यन रसायनों के बारे में सिर्फ किताब में पढ़ता है, उन्हें कभी हाथ नहीं लगा पाता। पीने का पानी या शौचालय की स्थिति ऐसी है कि वह जाने से कतराता है। आर्यन का स्कूल ज्ञान का मंदिर कम और अभावों का गोदाम ज्यादा लगता है। क्लासरूम रोबोट बनाम शोरवेई की क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंस, पूर्ण सन्नाटा रहता है। शिक्षक एक रोबोटिक दक्षता के साथ पढ़ाते हैं। पूरे देश में एक ही पाठ्यक्रम है। तरीका साफ है, याद करो, प्रैक्टिस करो, टेस्ट दो। यहाँ रचनात्मकता से ज्यादा उत्पादन, प्रोडक्शन पर जोर है। हर जगह कैमरे लगे हैं। वेई को लगता है कि वह एक विशाल फैक्ट्री का हिस्सा है, जहाँ भविष्य के वर्कर तैयार किए जा रहे हैं। आर्यन की क्लास में शोर शराबा है। शिक्षक अभी तक नहीं आए हैं। शायद वे चुनाव ड्यूटी या किसी सरकारी काम में व्यस्त हैं। जब वे आते भी हैं तो थके हुए लगते हैं। उनके पास चौक और डस्टर के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ एक फर्क है। आर्यन सवाल पूछता है, क्लास में थोड़ी हंसी मजाक होती है। भारत का क्लासरूम चीन जैसा फैक्ट्री फ्लोर नहीं है। यहाँ थोड़ी अराजकता है, लेकिन थोड़ी आज़ादी भी है। पर क्या ये आज़ादी उसे भविष्य के लिए तैयार कर पाएगी? वह कैंटीन की ओर बढ़ता है। उसकी थाली में भरपूर पोषण है, चावल, मांस, उबली हुई सब्जियां और सूप। सरकार ने हर बच्चे के पोषण को सुनिश्चित किया है। खाने के बाद एक हैरान करने वाला नज़ारा दिखता है। पूरा स्कूल नैप टाइम यानी सोने के लिए ब्रेक लेता है। 30 मिनट तक सब अपनी डेस्क पर सिर रखकर सोते हैं। चीन मानता है कि आराम से उत्पादकता बढ़ती है। आर्यन भी लाइन में लगता है। उसे मिड डे मील में पतली दाल और चावल या खिचड़ी मिलती है। यह खाना शरीर बनाने के लिए नहीं, बल्कि भूख मिटाने और उसे स्कूल में रोके रखने के लिए है।
खाने के बाद कोई आराम नहीं। आर्यन धूप में दौड़ता है, जिससे वह थक जाता है और बाद की क्लास में उसे नींद आने लगती है कि 5 बजते हैं, लेकिन वह घर नहीं जाता। अब सेल्फ स्टडी का समय है। वह रात के 9 बजे तक स्कूल में ही रहता है, जहां शिक्षक उसकी मदद करते हैं। उसे किसी ट्यूशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्कूल ही उसका ट्यूशन है। उसका एकमात्र लक्ष्य गाओ परीक्षा पास करना है। आर्यन दोपहर 2 बजे स्कूल से घर आता है, लेकिन उसका असली संघर्ष अब शुरू होता है। वह अपनी साइकिल उठाता है और कोचिंग सेंटर की ओर भागता है। भारत में स्कूल सिर्फ डिग्री के लिए है। असली ज्ञान कोचिंग में मिलता है। उसके पिता अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा फीस भरने में लगा देते हैं। रात 8 बजे जब आर्यन घर लौटता है, तो वह पूरी तरह निचोड़ा हुआ महसूस करता है। चीन में सिस्टम बच्चे को पढ़ाता है, भारत में बाजार बच्चे को पढ़ाता है। तकनीकी खाई एक दिन वेई स्कूल में एआई और रोबोटिक्स किट के साथ खेलता है। कोडिंग उसके पाठ्यक्रम का हिस्सा है। वह भविष्य की तकनीक के लिए तैयार हो रहा है। उसी वक्त आर्यन अपने स्कूल के कंप्यूटर लैब के बाहर खड़ा है। वहां ताला लगा है। कंप्यूटर धूल खा रहे हैं या खराब हैं। आर्यन ने एआई के बारे में सिर्फ अखबार में पढ़ा है। उसे माउस पकड़ने का मौका भी शायद महीने में एक बार मिलता है। चीन अपने बच्चों को टेक आर्मी बना रहा है, जबकि भारत की बड़ी आबादी डिजिटल दुनिया से दूर है। कहानी के अंत में हम दोनों लड़कों को उनके दिन के अंत में देखते हैं। वेई, चीन, थका हुआ है। एक मशीन का पुर्जा महसूस करता है। शायद उसकी रचनात्मकता कम हो गई है। वह वही सोचता है जो उसे सोचने के लिए कहा जाता है, लेकिन वह सुरक्षित है। वह जानता है कि अगर वह मेहनत करेगा तो सिस्टम उसे ऊपर उठा लेगा। चीन की शिक्षा व्यवस्था एक एस्केलेटर, स्वचालित सीढ़ी की तरह है। आप बस उस पर खड़े हो जाइए, सिस्टम आपको अपने आप ऊपर ले जाएगा। उन्होंने गुणवत्ता का मास प्रोडक्शन कर दिया है। आर्यन भारत भी थका हुआ है, लेकिन उसकी थकान हताशा की है। भारत की शिक्षा व्यवस्था एक टूटी हुई सीढ़ी की तरह है। यहाँ आपको अपनी ताकत से खुद ऊपर चढ़ना होगा। जो चढ़ गया, जैसे सुंदर पिचाई या सत्यान डेला, वह दुनिया जीत लेता है। लेकिन जिसका पैर फिसला, उसे उठाने वाला कोई नहीं है। रात गहरी होती है। वेई सुकून से सो जाता है, यह जानते हुए कि कल फिर सायरन बजेगा और सब कुछ व्यवस्थित होगा। दूसरी तरफ आर्यन टिमटिमाती लालटेन की रोशनी में अभी भी पढ़ रहा है, क्योंकि वह जानता है कि अगर उसने पढ़ाई नहीं की तो यह गरीबी और यह सिस्टम उसे कुचल देगा। चीन बहुत आगे निकल गया है, इमारतों में, सुविधाओं में, औसत स्तर में। भारत पिछड़ गया है, बुनियाद में, समानता में। लेकिन भारत की उम्मीद अभी भी आर्यन की उन आंखों में जल रही है जो बिना बिजली के टूटे हुए स्कूल में बैठकर भी दुनिया जीतने का सपना देख रहा है।